हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन, और इससे पहले वाले कुछ लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। हमने लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन की थी, किस तरीके से उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल से उनको सॉल्व किया था। तो आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में सॉल्युबिलिटी किस तरीके से यूज होगी उसको सब आज हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के साथ मिलकर क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ये चीज आपको पता है। अब हमको बताना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो हमेशा जो सॉल्युबिलिटी टर्म है वो डिफाइन किया जाता है किस चीज के लिए? यहां पर डिफाइन किया जाता है सॉल्यूट के लिए, कि किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है। सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूट के लिए डिफाइन की जाती है कि किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो वो कैसे डिफाइन की जाती है? कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि कितना सॉल्यूट यहां पर किसी फिक्स अमाउंट ऑफ, यानी कि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, फिक्स अमाउंट बोल दो या फिर यहां पर बोल सकते हो स्पेसिफाइड अमाउंट। तो कहीं कहीं पर उसने क्या लिया रहता है, यहां पर 100 ग्राम, तो वो डिफाइन कर लेता है कभी कभी 100 ग्राम के लिए। तो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है, तो वो ही हमें बताता है उस सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी। आई होप चीज समझ में आई होगी आपको। तो सॉल्युबिलिटी का टर्म किसके लिए डिफाइन किया जाता है? यहां पर सॉल्यूट के लिए डिफाइन किया जाता है। और क्या होता है ये सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी होता है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का हमको क्या ले लेना है? स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी कि कुछ कहीं कहीं पर क्या मेंशन किया रहता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड हो सकता है। और साथ ही साथ एक और कंडीशन, यहां पर कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर यह डिफाइन किया जाता है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर डिफाइन किया जाता है। यानी कि जैसे मैं कह दूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसी फिक्स टेम्परेचर पर यहां पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफाइन की जाती है। आई होप चीज समझ में आई होगा। और यही चीज यहां पर आपको लिखी गई है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है विच कैन बी डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व हो सकता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट के स्पेसिफाइड अमाउंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसी को सॉल्यूट की क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। आई होप चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर बात करते हैं, जो ये सॉल्युबिलिटी होती है ये किस किस चीज से अफेक्ट हो सकती है। जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो किन किन चीज़ों से यहाँ पर अफेक्ट हो सकती है, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये अफेक्ट होती है आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, यानी कि सॉल्यूट पोलर है, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपके पास सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी हमको बतानी है तो वो इफेक्ट करती है किन किन चीज़ों से? वो इफेक्ट होती है यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। आई होप चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। और साथ ही साथ किन चीज़ों से यहाँ पर अफेक्ट होती है? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन से यहाँ पर अफेक्ट होती है। कि टेम्परेचर की कंडीशन क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होगी। प्रेशर ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, साथ ही साथ जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, वो सब के सब क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट को यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या ले लिया? सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया। सॉल्यूट क्या ले लिया? सॉलिड ले लिया। सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड हो गया, सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। और इस सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हमको चेक करनी है, तो हम किस तरीके से यहाँ पर बताएंगे? तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहां पर जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट हमारे पास। तो हमने कहा था जो नेचर होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर होता है, वो यहां पर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो वही चीज हमको यहां पर देखनी है। अगर सॉल्यूट हमारे पास पोलर होता है, अगर सॉल्यूट हमारे पास पोलर होता है, सॉल्वेंट भी हमारे पास पोलर होता है,
ठीक है। सॉल्यूट हमारे पास पोलर होता है, सॉल्वेंट भी हमारे पास पोलर इन नेचर होता है। तो बात कर लेते हैं पोलर पोलर एक दूसरे के साथ सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन शो करते हैं। जो पोलर और पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, दोनों के दोनों सब्सटेंस पोलर है हमारे पास। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे वो सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन होंगे, और जब सेम टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे तो ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, अच्छे से डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्यूट यहाँ पर नॉन पोलर है, सॉल्यूट नॉन पोलर है, साथ ही साथ सॉल्वेंट भी मेरे पास नॉन पोलर है, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर दोनों के दोनों नॉन पोलर हो गए, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगे, और ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अच्छे तरीके से हमको क्या देखने को मिलेगी, सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। ये अच्छे तरीके से इसमें घुल पाएगा, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्युबिलिटी होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब केस ले लेते हैं हम, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट में पोलर ले लेता हूँ, सॉल्यूट पोलर ले लेता हूँ, सॉल्वेंट में नॉन पोलर ले लेता हूँ, सॉल्वेंट नॉन पोलर ले लेता हो। तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या आ गए हमारे पास, सब्सटेंसेस आ गए। एक सब्सटेंस हमारे पास पोलर आ गया, एक नॉन पोलर आ गया। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस नहीं होंगे। यहाँ पर सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस जब नहीं होंगे तो ये एक दूसरे में घुलेंगे नहीं। जब एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे तो यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होगी। यानी कि ये बहुत कम, अगर घुलेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में घुलेंगे, बहुत कम अमाउंट में घुलेंगे, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बहुत कम होने वाली है। अब यहाँ पर सॉल्यूट में नॉन पोलर ले लेता हूँ, सॉल्यूट में नॉन पोलर ले लेता हूँ, और सॉल्वेंट ले लेता हूँ मैं पोलर, सॉल्वेंट पोलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, यहाँ पर सब्सटेंसेस हैं, दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये एक दूसरे में नहीं घुलेंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर घुलेंगे भी तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम अमाउंट में घुलेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब यहां पर जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, जब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, तो यहां पर उनके मिलने से हमको पता है क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है, प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन कहा जाता है। अब एक टाइम ऐसा आता है जब क्या हो जाता है, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है, और इनके बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि अब क्या होने लग जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पर डिसोल्यूशन की प्रोसेस भी होने लग जाएगी, और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस। यानी कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से वापस क्या होने लग जाएगा, सॉल्यूट के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, सॉल्यूट के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, और सॉल्यूट के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, और वो सॉल्वेंट में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, और वापस से क्या बनने लग जाएंगे, सॉल्यूट बनने लग जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जो सॉल्युबिलिटी होती है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड्स की, वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स होती है वो किस चीज़ से यहाँ पर अफेक्ट होती है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड अफेक्ट होती है यहाँ पर टेम्परेचर से। किस चीज़ से अफेक्ट होती है, अभी हमने देखा था टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, प्रेशर से अफेक्ट होगी, हमने देखा था नेचर ऑफ, किससे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से अफेक्ट होगी। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरीके से अफेक्ट होगी टेम्परेचर से, वो भी देख लेते हैं। अब अगर जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है, अगर प्रोसेस हमारे पास है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होने का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन के दौरान हीट जनरेट हो रही है, रिएक्शन होने के बाद हीट निकल रही है। ठीक है ना, तो यहां पर हीट निकलेगी। तो अगर हम अब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, पहले ही रिएक्शन में हीट निकल रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को पीछे ले जा रहे हैं। रिएक्शन को क्या ले जा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट बनवा रहे हैं, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को अलग करवा रहे हैं। तो कभी भी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये कौन कहता है, ये ली चार्टेरियर प्रिंसिपल कहता है। ली चार्टेरियर प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर कहा जाता है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, वहां पर अगर क्या होता है, हम हीट देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाती है। रिएक्शन कहां जाने लग जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बन रहा है, यह है फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं तो वो है बैकवर्ड रिएक्शन।
बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाती है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लग जाएगी तो हम कहेंगे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि सॉल्यूट घुलेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या देखने को मिलता है, सॉल्युबिलिटी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें क्या होता है, रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है कि रिएक्शन को करवाने के लिए जब हीट देनी पड़ती है तो वो रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम हीट दे रहे हैं यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी? तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि यहां पर सॉल्यूट क्या हो रहा है, सॉल्वेंट में घुल रहा है, यानी कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आई होप चीज समझ में आ रही होगी। तो यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वहां पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यही चीज हमने यहां पर समझी है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कम होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। अब यहां पर अगर प्रेशर का देखें हम कंडीशन, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं या प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो हमको पता है सॉलिड्स जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उन पे अगर हम कंप्रेस करें, प्रेशर अप्लाई करें तो उन कंप्रेस होने बहुत कम कंप्रेस होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, नेग्लिजिबल यहाँ पर कंप्रेस होते हैं। तो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट हमको जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स होता है वो नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर सिग्निफिकेंटली, सिंस सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स हाईली अनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर को उस पर देखने को नहीं मिलेगा इफेक्ट, ठीक है। इतनी चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड की। जो गैस है वो लिक्विड में कैसी सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमको पता है कुछ गैसेज जो होती हैं, जैसे हमारे पास NH3 है, HCl है, ठीक है, अमोनिया गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों पोलर है, ये भी पोलर, ये पोलर है, ये भी पोलर है, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे हैं, पोलर है। तो सॉल्यूट कैसे हो गया हमारे पास, गैस है, अमोनिया गैस है, HCl गैस है, दोनों पोलर गैसेज हैं। और वाटर कैसा होता है हमारे पास, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है, ये भी पोलर है। तो पोलर पोलर क्या होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन शो करेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन शो करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे में हाईली सॉल्युबल होंगे। यानी कि जो हमारे पास अमोनिया गैस है, HCl गैस है, ये वाटर में हाईली क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होगी। जबकि मैं बात करता हूं O2 डाई ऑक्सीजन, ठीक है, N2 डाई नाइट्रोजन, हीलियम, तो ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, कैसी गैसेज हैं, ये है नॉन पोलर गैसेज। ये कैसी गैसेज है, नॉन पोलर गैसेज हैं। वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्यूट है। नॉन पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट, दोनों के बीच में इंटरेक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। जब सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे तो ये इसमें आसानी से घुलेंगे नहीं। तो यहां पर बात हो रही है कि जो यहाँ पर कौन सी है, O2 गैस है, N2 गैस है, हीलियम गैस है, ये वाटर में लेस सॉल्युबल होती हैं। ये वाटर में कैसी होती है, लेस सॉल्युबल होती हैं। जबकि NH3 और HCl गैसेज जो होती हैं, पोलर गैसेज है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर गैसेज की सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, वो चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी है। तो हमको पता है यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ क्या क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी गैस पे, यहाँ पर मैं बात आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पर लिक्विड है, हमको गैस का लिक्विड में देखना है, ठीक है, ये कोई लिक्विड है, यहाँ पर गैस है, ये गैस है, ठीक है। अब इस गैस पे जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ये क्या होगा, ये इस लिक्विड में घुलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि गैस को क्या किया जा सकता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैस को क्या किया जा सकता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे ही गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे ये गैस इस लिक्विड में घुलना शुरू हो जाएगा। यानी कि गैस को अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है लिक्विड में। बात समझ में आ रही है, जैसे ही हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे ही उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब यहाँ पर जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे,
जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मुझे बताना जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो क्या वो घुलना पसंद करेंगे? उनकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, वो फिर और ज़्यादा उछल कूद मचाने लग जाएंगे, तो वो यहाँ पर घुलना पसंद नहीं करेंगे, वो यहाँ पर लिक्विड में घुलना पसंद नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर की जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे किसी गैस का, तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी, वैसे ही उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को इस चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस। तो जब डिसोल्यूशन होता है, यहाँ पर जब प्रोसेस हो रही है, जब क्या हो रहा है, गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, तो उस प्रोसेस में क्या कह रहा है कि गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर, यहाँ पर गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, पहले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, उनकी वजह से प्रेशर था, मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर था। अब यहाँ पर बात की हमने, इस पर प्रेशर अप्लाई किया हमने यहाँ पर, और यहाँ से जो क्या हो गया, यहाँ पर डिसॉल्व हो गए। तो यहाँ पर जब डिसॉल्व हो गए यहाँ पर लिक्विड में, तो डिसॉल्व हो गए, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल यहाँ कम हो जाएंगे, तो उनकी वजह से जो प्रेशर रहेगा, उनकी वजह से जो प्रेशर रहेगा, अब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उनकी वजह से जो प्रेशर रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर कह रही है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। क्यों एक्सोथर्मिक होती है, बात समझो। तो यहाँ पर पहले गैसेज स्टेट में था, गैसेज स्टेट में क्या रहती है, एनर्जी ज्यादा रहती है। अब वो लिक्विड स्टेट में आ गई, यहाँ पर पानी के साथ घुल गए तो लिक्विड में आ गया, ठीक है। तो सॉलिड से गैसियस से लिक्विड में जाने पे क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जो वो एनर्जी कम हुई है वो एनर्जी किसके रूप में निकलेगी, वो हीट के रूप में निकलेगी। जो एनर्जी कम हुई है वो हीट के रूप में निकलेगी। इसीलिए जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कौन सी, डिसोल्यूशन ऑफ गैस। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जो ये सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी का यूज आ गया हमारे पास, एक लॉ आने वाला हमारे पास जो है हेनरी लॉ। हमारे पास एक लॉ है जिसको हेनरी लॉ कहा जाता है। हेनरी लॉ क्या है, ये हमको बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का किसके साथ, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के साथ रिलेशन बताता है। तो वही हमको यहाँ पर देखना है। ये क्या कह रहा है, इट कैन बी स्टेटेड एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहली चीज तो समझ लो कि टेम्परेचर कर दो भाई कांस्टेंट। पहली चीज तो क्या है, टेम्परेचर कर दो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड है हमारे पास, ये लिक्विड है भाई, ठीक है, समझो इसको, ये लिक्विड है। यहां पर हमारे पास गैस है, ये गैस है। इस गैस की यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बतानी है। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ भी होंगे उसके, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है हमको गैस की लिक्विड में। तो यहाँ पर क्या करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो ये गैस है इसके पार्शियल प्रेशर, ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये गैस है ऊपर, इसके पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, देखो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास तीन गैसेस, जैसे ए बी और सी, तीन चीजें हैं, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर तीन चीजें हैं। तो एक यहाँ पर क्या है, तीन गैसेस है, ए गैस, बी गैस और सी गैस, तीन गैसेस हैं। तो ए गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ए गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रेशर रहेगा। तो मैं मान रहा हूँ कि ए के मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ प्रेशर है पी है, बी के मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर है पी बी, सी के मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर है पी सी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं जब ए के मॉलिक्यूल की वजह से, तो यहां पर ए के मॉलिक्यूल की वजह से सिर्फ पी ए प्रेशर है, यहां पर पी ए प्रेशर है। तो हम कहेंगे जो पी ए है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। कि अगर यहां पर सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल्स रहते तो उसकी वजह से कितना प्रेशर यहां पर अप्लाई होता। जो ए के मॉलिक्यूल्स यहां पर है, अगर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स ही यहां पर प्रेजेंट रहते तो उसकी वजह से कितना प्रेशर यहां पर अप्लाई होता, उसी को हम कहेंगे इसका पार्शियल प्रेशर। यहां पर अगर बी के सिर्फ मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते उनकी वजह से जितना प्रेशर अप्लाई होता वो होता हमारा पी बी, और सी के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से जितना प्रेशर यहां पर अप्लाई होता है उसको पी सी कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर किसके मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहां पर किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर किसका, सोल्यूट का, पार्शियल प्रेशर सोल्यूट का। तो सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर, यहां पर वही बात चल रही है कि सोल्यूट, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस क्या है यहां पर, सोल्यूट है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कि जो ये गैस घुल रही है इस लिक्विड में,
अगर उसकी बात करूं मैं तो वो कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, जो वो गैस का पार्शियल प्रेशर है उस लिक्विड के ऊपर, उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितना गैस का पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने कही है। और यहाँ पर दूसरे तरीके से भी इसको यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है। किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज यानी कि ऊपर यहाँ पर वेपर के रूप में होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब जो सॉल्युबिलिटी का टर्म था हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी को ही हमने किस में बता दिया, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म में बता दिया, किस में, मोल फ्रैक्शन में। जो सॉल्युबिलिटी गैस है वो मोल फ्रैक्शन, सेम चीज हो गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को ही हम क्या कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उस गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके यहाँ पर किस चीज़ के, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के। तो दोनों सेम ही चीज हो गई हमारे पास। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पार्शियल प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा। तो वो कांस्टेंट क्या होता है, उसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। उसको क्या कहते हैं हम, हेनरी कांस्टेंट, के एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर P इक्वल टू के एच एक्स हो गया। एक्स क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में उस गैस का मोल फ्रैक्शन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उसके पार्शियल प्रेशर के जो उस लिक्विड के ऊपर गैस प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हो गई होंगी। अब जो हेनरी कांस्टेंट आया के एच, हेनरी कांस्टेंट के एच आया है, वो कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है, वो कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू हर जगह सेम होती है, कहीं पर भी यूज करो सेम वैल्यू शो करता है। जो हेनरी कांस्टेंट है ये क्या नहीं है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ ये नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे 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 टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसीलिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं, जैसे जैसे यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज करती है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ दी सॉल्यूट, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी ये क्या है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरीके से, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। और हमको पता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिक्रीज होती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज हमने देख ली, हेनरी लॉ हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर में यहाँ पर अभी राउल्ट का लॉ आएगा, वो वाला हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।